हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। आज हम इस क्लास में अपने चैप्टर नंबर 6 पार्ट बी से डिस्कस करेंगे, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है हमारा, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये चैप्टर हमारा टोटल 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इसमें से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 6 नंबर का एक फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है आपकी बैलेंस शीट। आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो काफी हद तक आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम जब यूज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो वो बैलेंस शीट से यूज करेंगे। कहने को बैलेंस शीट जो है एक फॉर्मेट है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हमारा चैप्टर 3, 4, 5, 6 चारों चैप्टर में आता है। यदि आपने चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज अच्छे से किया है, दोनों फॉर्मेट अच्छे से किए हैं, तो आपको चैप्टर 3, 4, 5, 6 को समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, इवन दो अगर मान लीजिए आपने नहीं भी किया है तो आज इस क्लास को आप प्रॉपरली देखें और नोट्स बनाएं। और इस जो जिस पीडीएफ से मैं आपको डिस्कस करूंगा, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे 9671925624 पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो पीडीएफ क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा, राइट। तो चलिए, क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। और क्लास को कंटिन्यू करने से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको, ताकि जिन्होंने भी ये चैप्टर अब तक नहीं किया है या जो कर चुके हैं वो कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी नॉलेज में, तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को वो जरूर देखें और इस वीडियो के बिहाफ पर डिसीजन लें कि उन्होंने क्या नया नया जो है इस चैप्टर के बारे में सीखा। और साथ साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। एज सुन एज आई विल सी द कमेंट्स, मैं आप लोगों के आप जो है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में आपकी मदद करूँ। चलिए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस से विक्रम ये अपील करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बिजनेस स्टडी की। आप उस बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट से भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 पर चले हुए हैं और लास्ट 2 या 3 लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज का जो चैप्टर है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग हम इसमें किन किन चीजों को लेकर चलेंगे। इस चैप्टर की वेटेज के बारे में बात करूं तो टोटल ये 8 नंबर की वेटेज देता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है, और ओरल में ये 6 नंबर की वेटेज हमें देगा, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। अर्लियर हमारे पास रिटन एग्जाम होता था प्रैक्टिकल का, लेकिन अब रिटन एग्जाम खत्म हो गया है। तो ओरल प्रैक्टिकल जब आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे ओरल के बारे में कि भाई बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इससे रिलेटेड आइटम्स के पूछा जाएगा, तो उस कंडीशन में भी ये 6 नंबर की वेटेज आपको देगा। तो 6 नंबर के लिए आपको जो है प्रैक्टिकल में, और 8 नंबर के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में इसके लिए प्रिपरेशन आपको इसकी करनी है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। एक्चुअल में क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि शो करती है इनफ्लोज, दैट इज रिसिप्ट्स, एंड आउटफ्लोज, दैट इज पेमेंट्स ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड। एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना कैश आपके पास आया और कितना कैश आपके पास से गया, कितनी रिसिप्ट की, कितनी पेमेंट्स की, वेदर दे आर रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स और कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स। टोटल जो भी रिसिप्ट हुई, टोटल जो भी पेमेंट हुई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, उस इनफ्लो और आउटफ्लो को जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड का हम यूटिलाइजेशन। अगर दूसरे शब्दों में बात करूं मैं, इन अदर वर्ड्स, इट इज अ समरी ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। एक निश्चित समय अवधि के दौरान कितना पैसा
इनफ्लो हुआ, कितने सोर्स आए हमारे पास, किस सोर्सों से पैसा आया और कहाँ कहाँ हमने उनको यूटिलाइज किया, इसकी जो जानकारी दे उसे हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेंगे। इट एनालाइजेज द रीजंस फॉर चेंजेस इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। जनरली दो बैलेंस शीट डेट्स के दौरान जो भी कैश में परिवर्तन हुआ है, कैश में चेंज आया है, उन चेंजेस को जानने के लिए, समझने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेट। ठीक है। द टर्म कैश हेयर स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो यहाँ पर हम कैश के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोग शामिल करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें कैश का सिंपल मतलब है इन हैंड और एट बैंक। इन हैंड और एट बैंक जो मेरा बैलेंस है। एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात अगर हम करें तो इसका मतलब है ऑल दोज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो कमर्शियल बिल्स पेपर्स हैं जो विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स, राइट, इनटू कैश विद इन 3 मंथ्स विदाउट एनी रिस्क ऑफ लूजिंग द एनी काइंड ऑफ कैश। यानी जितना भी वो पैसा है एज इट इज वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी जो 3 महीने में कन्वर्ट करने की रखते हैं उन्हें हम किस में शामिल करते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स में शामिल करते हैं। मैंने जैसे कुछ एग्जांपल आपको बताए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो कैश का ही पार्ट हो गए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाते हैं। ठीक है। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट को डिनोट करते हैं। ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स विच अफेक्ट कैश। इसमें हम केवल उन्हीं आइटम्स को शामिल करते हैं जो कैश को अफेक्ट करते हैं। तो यू कैन से दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि कोई भी स्टेटमेंट बनाने के लिए हम दो प्रकार के बेसिस को फॉलो करते हैं, एक कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है क्योंकि ये कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में हमें जानकारी देता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी ऑफ द पास्ट और कैन बी प्रोजेक्टेड फॉर अ फ्यूचर पीरियड। कैश फ्लो जो है वो पास्ट के लिए भी हो सकती है और फ्यूचर के लिए भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड भी हो सकती है, यानी एस्टिमेटेड भी हम इसे बना सकते हैं। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए दो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की तो दैट इज नॉट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इवन दो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनके आधार पर हम जो एक्टिविटीज हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, जो एक्टिविटीज हम इन्वॉल्व करते हैं, उन एक्टिविटीज को तीन ही हिस्सों में बांटते हैं। दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और दोनों मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है दैट विल बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट मैनर। अदरवाइज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों जैसी इनडायरेक्ट मेथड में बनती है वैसे ही डायरेक्ट मेथड में भी बनाई जाएंगी, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो केवल और केवल हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफर करती है दोनों मेथड में, तो ज्यादा सा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अगर पूछ लिया जाए कितने मेथड हैं, तो दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन अवर सिलेबस ओनली इनडायरेक्ट मेथड इज देयर, केवल हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। इवन दो देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड इज ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। केवल और केवल जो डिफरेंस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रिपरेशन का है, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, ये डिफरेंस बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है। अदरवाइज जो है इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज, द चेंजेस रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। 3 प्रकार की एक्टिविटीज का जो चेंज है यहाँ देखने को मिलता है। दैट इज फर्स्ट वन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड वन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। आइए इनके ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलें तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ये पता लगाना कि सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, फ्रॉम टू
फ्रॉम और टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइजेस के कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो क्या है, इस चीज को जानने का इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा, टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस। Change in CCE, cash and cash equivalent, can be of cash flow from or to operating activities plus investing activities plus financing activities। तीनों को जोड़कर हम नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटीज दैट हैव प्रोवाइडेड कैश and that have used cash during a particular period and to show their effect on the overall cash balance। को ये जानने के लिए कि भाई जो मेजर एक्टिविटीज हैं उनके कारण कितना कैश आया, कितना कैश गया और उनके क्या इफेक्ट हुए ओवरऑल कैश पर, कैश बैलेंस पर, ये समझने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंस या यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बेसिकली शामिल करते हैं, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्पफुल होती है, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म। And second thing, it becomes easier for the management to assess whether it will have adequate cash to meet day-to-day expenses and pay the trade payables in time or not। It means it helps to know about the solvency also। इसका मतलब है ये सोल्वेंसी को समझने में भी हमारी मदद करती है, एज वेल एज लिक्विडिटी को जानने में भी हमारी मदद करती है। तो इससे सोल्वेंसी और लिक्विडिटी के बारे में हम समझ पाते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश बजट बनाने में भी हमारी क्या करती है, मदद करती है। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑफ अ कैश बजट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो फ्यूचर में कितने कैश की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कैश बजट कैसे बनाया जाए, इसमें भी काफी हद तक हमारी क्या करती है, ये मदद करती है, क्योंकि ये बेसिकली कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को लेकर बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इन्फॉर्म्स द मैनेजमेंट अबाउट द सरप्लस और डेफिसिट पीरियड्स ऑफ कैश। ये हमें इस बारे में भी बताता है, मैनेजमेंट को इस बारे में भी सूचना देता है कि सरप्लस और डेफिसिट पीरियड कौन कौन से हैं, इन विच मंथ द रिसिप्ट ऑफ कैश विल बी इन एक्सेस ऑफ द पेमेंट्स और इन विच मंथ द पेमेंट विल बी इन एक्सेस ऑफ द रिसिप्ट्स। तो अगर हम बात करें एक्सेस ऑफ कैश रिसिप्ट्स ओवर पेमेंट्स तो उसे हम सरप्लस बोलेंगे, और अगर हम बात करें एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर रिसिप्ट्स उसको हम डेफिसिट बोलेंगे। राइट, इट हेल्प्स इन प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड टू प्लान शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन एडवांस फॉर द डेफिसिट पीरियड्स। अगर हम बात करें कि प्लानिंग अगर हमें करनी है इन्वेस्टमेंट की, तो जो सरप्लस कैश है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में, या जो प्लान हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन एडवांस के लिए बात करते हैं, तो डेफिसिट पीरियड के लिए उनकी प्लानिंग हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं कि भाई एक्सेस पैसा अगर है तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और अगर डेफिसिट है तो कहाँ से हम पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है कंपैरिजन बिटवीन द विद द कैश बजट। अगर हम बात करें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या अंतर है, तो उसके अंतर को भी हमें समझाने में क्या करता है, मदद करता है। अ कैश बजट इज प्रिपेयर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर whereas a cash flow statement is prepared at the end of the year। ठीक है, कैश बजट जो बनाया जाता है किसी भी साल के शुरुआत में, वहीं पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यू कैन से दैट कैश बजट इज जनरली फॉर द फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। ये फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पास्ट डाटा के बेस पे बनाते हैं, ये पास्ट डाटा को लेकर बनाया जाता है। हालांकि इसको हम एस्टिमेटेड स्टेटमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। A comparison between the two helps in ascertaining the extent to which financial resources of a firm have been generated and used according to the plan। जो कंपैरिजन है इन दो के बीच में, उसके आधार पर हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि विच फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फर्म हैव बीन जनरेटेड, कौन से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं फर्म के जिनसे कैश जनरेट हो रहा है, या कौन से ऐसे हैं जहां पर हम इनको यूज कर रहे हैं, कैश को बेसिकली यूज कर रहे हैं। Causes of variances between the figures of two statements can be analyzed and properly
करेक्टिव मेजर्स में बी टेकन। इनको प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में अगर कोई वेरिएंस बनता है तो उसको एनालाइज कर सकते हैं, उन कारणों को पता लगा सकते हैं, उन कारणों को समझ सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो करेक्टिव एक्शंस लेकर उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द कैश बजट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, कि भाई जो कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट है उनका ट्रेंड कैसा है, इसको समझने के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि ए कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द स्पीड एट विच द कैश इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज एंड अदर करंट एसेट्स एंड द स्पीड एट विच द करंट लायबिलिटीज आर बीइंग पेड। तो ये हमारा ट्रेंड को शो करता है, कितनी क्विकली आप पैसे का इनफ्लो कर रहे हैं या कितनी क्विकली आप पैसे का आउटफ्लो कर रहे हैं, इसको समझने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है, राइट। चलिए, इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू असेस द ट्रू पोजीशन ऑफ कैश इन हैंड और कैश इन फ्यूचर। भविष्य में कैश की क्या कंडीशन होगी हमारे पास, इस बात को समझने के लिए, एसेस करने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी हेल्पफुल होता है। इट एक्सप्लेन द डेविएशंस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम अर्निंग्स, है ना। इट एक्सप्लेन द डेविएशंस ऑफ कैश फ्रॉम द अर्निंग्स, जो हमारी अर्निंग्स होती हैं उनमें किस प्रकार का डेविएशन है, कैश कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कोई कांस्टेंट चेंज आ रहा है, इस चीज को भी ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सो ए फर्म मे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स येट इट मे हैव प्योसिटी ऑफ कैश, और व्हेन इट इज सफर्ड a loss it may still have plenty of cash. A cash flow statement explains the reasons for it. कहता है कि भाई कई बार हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने पर भी हमारे पास कैश की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। प्योसिटी ऑफ कैश, कैश की कमी हो सकती है, कमी हो सकती है। और कई बार हमारे पास लॉस होने पर भी कैश सरप्लस मात्रा में हो सकता है। कैश क्या हो सकता है, आधिक्य हो सकता है, सरप्लस मात्रा में हो सकता है। अगर इस बात को समझें तो एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में आप मैक्सिमम जो है गुड्स उधार पर बेचते हैं, है ना, और आपने गुड्स सपोज करिए जो उसकी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है गुड्स की, वो है 4 लाख रुपए, और आपने मैक्सिमम जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अर्न किया इनको बेचकर वो किया 6 लाख रुपए का, बट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। ये आपका मैक्सिमम सामान उधार में बिका, और आपने जब सामान खरीदा तो मैक्सिमम कैश बेसिस पे खरीदा, तो इसके आधार पर हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट शो हो रहा है। लेकिन क्या ये 2 लाख का प्रॉफिट आपके पास इन कैश है? नहीं है, क्योंकि उधार में आपने बेचा है, नगद में आपने खरीदा है, तो ओवरऑल कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है बजाय इनफ्लो के। तो ये वो सिचुएशन है, कह रहा है कि प्रॉफिट होने पर भी कैश की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और दूसरी कंडीशन को अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हम 4 लाख का उधार में अगर सामान खरीद लाते हैं और इसमें से 6 लाख रुपए का सामान ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस हम सेल कर देते हैं, तो हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी होगी। या मैं कहूं कि 4 लाख का उधार का सामान अगर मैं 3 लाख में सेल कर देता हूं, कितने लाख में, 3 लाख में, तो मेरे पास 1 लाख का क्या होगा, लॉस होगा, बट कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, 3 लाख की है। तो भाई उधार में सामान खरीदा, लॉस पर बेचा, लॉस हुआ मुझे, इवन दो मेरे पास कैश की क्या है, अवेलेबिलिटी है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि भाई कैश फ्रॉम अर्निंग्स जो है उनमें प्योरिटी ऑफ कैश या एक्सेस ऑफ कैश का क्या कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है, दैट इज हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। भाई अलग अलग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हमारे पास आया, उनको हम सेपरेटली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सेपरेटली समझ पाते हैं। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एम्स एट हाईलाइटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेपरेटली, as well as it indicates how much cash has been generated or used in the activity। तो ये सब हमें कैसे पता लगता है, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं, तो उनसे हमें पता लगता है भाई कैश कितना इनफ्लो हुआ या कितना आउटफ्लो हुआ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव, इनके आधार पर हम सेपरेटली पता लगा सकते हैं कि किस एक्टिविटी से कितना कैश आया या कितना कैश किस एक्टिविटी में बेसिकली यूज हुआ। नेक्स्ट जो अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो ये हेल्प करता है इन माल्टिंग डिविडेंड डिसीजंस।
माल्टिंग डिविडेंड जिसका मतलब होता है कि जो डिविडेंड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बारे में हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट डिविडेंड अकाउंट within 5 days of the declaration of such dividend. Hence, the management takes the help of cash flow statement to ascertain position of cash generated from operating activities, which can be used for payment of dividend. तो ये बेसिकली हेल्प करता है कि भाई डिविडेंड को किस तरीके से बांटा जाएगा, किस तरीके से डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये हेल्प करता है फॉर टेकिंग द मैनेजरियल डिसीजंस, जो मैनेजरियल डिसीजन होते हैं उनको लेने में भी ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। इट इज अ जर्नल रूल दैट फिक्स्ड एसेट्स शुड बी परचेज्ड फ्रॉम फंड्स रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, and these should be repaid out of the cash generated from operating activities. So cash flow statement shows whether this policy has been properly followed by the management or not. ये हमें पता है कि भी जनरली जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें हम उन सोर्सेज का पैसा यूज करते हैं जो लॉन्ग टर्म से आते हैं, और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी हम खैर उन्हीं से यूज करते हैं, लेकिन कुछ पैसा हम वर्किंग कैपिटल के तौर पे रखते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। तो ये बेसिकली मैनेजरियल डिसीजन लेने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये यूजफुल होता है फॉर द आउटसाइडर्स पार्टीज ऑल्सो। जो आउटसाइडर पार्टीज होती हैं उनके लिए भी यूजफुल होता है, जिनमें हम इन्वेस्टर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, बैंकर्स को, लेंडर्स को, सप्लायर्स को शामिल करते हैं। तो ये इनके लिए भी काफी हेल्पफुल होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम बात करें तो ये एनालाइज करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड दे कैन बी टेक द प्रॉपर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सच एनालिसिस, और इनके आधार पर वो प्रॉपर निर्णय, प्रॉपर डिसीजन या एनालिसिस कर पाते हैं। इसको हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम किस पे देखते हैं, एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर देखते हैं। टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो है बैलेंस शीट हमारी, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तीसरा अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट की। फोर्थ वन कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और फिफ्थ वन पर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की, तो ये 5 स्टेटमेंट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल की जाती हैं। तो उनमें से एक स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है। चलिए अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी देख लें कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमारे सामने क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी को जज करने के लिए सुटेबल नहीं है। हालांकि कुछ हद तक हमें इससे लिक्विडिटी के बारे में पता लगता है, लेकिन प्रॉपरली लिक्विडिटी के बारे में जानकारी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं मिलेगी। वो जर्नली हमें किससे मिलेगी, बैलेंस शीट से ही मिलेगी, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ रेशोज के बेसिस पर हम लिक्विडिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे करंट रेशो निकाला आपने, जैसे क्विक रेशो आपने निकाला, तो इसके आधार पर हम लिक्विडिटी को जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डज नॉट प्रेजेंट ट्रू पिक्चर of liquidity of a firm because of liquidity does not depend upon cash alone, क्योंकि ये कहता है कि खाली कैश के बेसिस पे लिक्विडिटी का पता लगाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विडिटी कई और फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करती है। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। Exclusion of those assets obstructs the true reporting of the ability of a firm to meet its liability when they become due for payment। और वो हमें तब पता लगती है जब कोई भी लायबिलिटी हमारी ड्यू फॉर पेमेंट होती है, और उस वक्त हम उसकी पेमेंट कैसे कर पाते हैं, किस तरीके से कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन के पार्ट में अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पर किसकी, विंडो ड्रेसिंग की। विंडो ड्रेसिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने इंक्लूड किया क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना गया है। द पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज हायर इन द केस ऑफ कैश पोजिशंस in the comparison to working capital position of a firm. The cash balance can be easily maneuvered, skillfully manipulate, यानी कि इसको हम बड़ा तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं by postponing purchases and other payments and by rapidly collecting cash from trade receivables on और बिफोर द बैलेंस शीट डेट। तो यानी कि बहुत इजी तरीके से कैश पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं
इसलिए यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हैंस अ फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर देन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बताया गया है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपैरेटिवली हम अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो वो एक ज्यादा अच्छी पिक्चर हमें प्रेजेंट करेगी। बट नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन कोई पूछ ले तो इसको हम एज ए टूल के तौर पर देखते हैं, एज ए टूल के तौर पर देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक जो टूल होता है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। ये क्या करता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को इग्नोर करता है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश आइटम्स होते हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं करते। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इग्नोर्स non-cash transactions like purchase of fixed assets by issuing shares or debentures, conversion of debentures into shares, issue of bonus shares, etc. Hence, true position of the enterprises cannot be judged by the cash flow statement. तो इसके आधार पर हमें ट्रू पोजीशन के बारे में पता नहीं लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट वन अगर लिमिटेशन में देखें तो इट इग्नोर्स द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है तो सीधी सी एक बात है कि ये इट प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस एंड हेंस इग्नोर्स वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग नेमली एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब इसमें अगर कोई खर्चा मेरा आउटस्टैंडिंग है, कोई खर्चा मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, कोई इनकम मेरी एक्रूड है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। और इसको उसमें शामिल नहीं करते तो ये मुझे ट्रू एंड फेयर पिक्चर बता ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि भाई ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है और ये एक्रूअल कंसेप्ट को इग्नोर करता है, ये इसकी एक लिमिटेशन का पार्ट माना जाएगा। आगे अगर हम बात करें, नो सब्सिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट का सब्सिट्यूट नहीं है। कहीं हम इसके बेस पे ये देख लें भाई कैश कितना नेट आया, कितना गया, तो उसको हम एज ए इनकम के तौर पे डिफाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि ये इनकम स्टेटमेंट यानी कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का सब्सिट्यूट नहीं है। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच टेक्स इनटू अकाउंट बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स। सो देयरफॉर नेट कैश फ्लो डज नॉट मीन नेट इनकम ऑफ द बिजनेस। तो नेट का कैश का जो इनफ्लो होगा या कैश का फ्लो होगा उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ इनकम, राइट। हिस्टोरिकल इन नेचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब होता है कि पास्ट डाटा पर बेस्ड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स। सो हेंस इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाय इट हिस्टोरिकल इन नेचर। तो जो इस पास्ट बैलेंस शीट से हमें इंफॉर्मेशन मिली उन्हीं के आधार पर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई। तो उसको बनाने पर जो रिजल्ट होगा वो भी हिस्टोरिकली होगा, वो भी पास डाटा पर बेस्ड होगा, जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर हो सकता है ना शो करे। सो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इसकी बेसिकली हमने कुछ लिमिटेशंस डिस्कस की। उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या अंतर होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट पीरियड्स whereas कैश बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड्स। और ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को फ्यूचर के लिए ना बना पाए, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजुअली portrays how cash was received and spent in the past period, whereas a cash budget is therefore prepared showing how much cash is likely to be received and what will be the disbursement during a particular future period of time. कैश बजट हमें ये बताता है कि पैसा बेसिकली कहाँ से कितना मिलेगा और किस तरीके से उसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज करेंगे। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सिर्फ ये बताता है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ पर हमने खर्च किया पास्ट पीरियड के दौरान। आइए अब चलते हैं इसके प्रोसीजर पर कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बनाई जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट हेडिंग को हम किस तरीके से इसमें यूज करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक सिंपल सा फॉर्मेट जो है मैं उस पर आपको ले चलता हूं, या फिर एक सिंपल सी जो दो चार चीजें हैं मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए।
कि मान लीजिए कि आपके पास जो बैलेंस शीट होती है उसके कुछ मेजर हेड और सब हेड होते हैं। उन मेजर हेड और सब हेड के बारे में ही आपसे डिस्कस करूंगा पहले, ताकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे उसको अच्छे से समझ पाए। देखिए, कैश फ्लो बैलेंस शीट के अंदर सबसे जो पहली हमारी हेडिंग होती है दैट इज शेयर होल्डर फंड। कौन सी होती है? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड को समझने के लिए एक बार हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटी हमने बात की है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेसिक मतलब होता है जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हो। बिजनेस में जिस चीज में आप डीलिंग करते हो उनके बाइंग सेलिंग से जो भी आपको इनकम एक्सपेंस लॉसेज होंगे उनको हम ऑपरेशनल एक्टिविटी के तौर पे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो में शामिल करेंगे। इन्वेस्टिंग की जब बात करते हैं तो या तो आप करते हैं नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, या फिर करते हैं आप करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। और फाइनेंसिंग की जब बात करते हैं तो आप या तो बात करते हैं किसके बारे में? शेयर्स के बारे में, या फिर डिबेंचर्स के बारे में, या किसी प्रकार के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बारे में। इनके बारे में हमारी बातें बेसिकली चलती हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इन्हीं के आधार पर हम पूरी बैलेंस शीट को कंसीडर करेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हेडिंग होती है दैट इज शेयर होल्डर फंड। और इस शेयर होल्डर फंड में अगर मैं बात करूं तो दो चीजें आप बेसिकली शामिल करते हैं, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ये दो चीजें इसमें शामिल करते हैं, सब हेडिंग है एक प्रकार से। तो मैं आपसे पूछूं कि भी शेयर कैपिटल कहाँ यूज होती है। तो शेयर कैपिटल आप इन तीनों एक्टिविटी में देखिए कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शामिल करते हैं। अगर ये इंक्रीज हो जाए, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो प्लस करते हैं, और डिक्रीज हो जाए तो माइनस करते हैं। एक्सेप्टिंग इन द केस कि बोनस शेयर हमने इशू करके शेयर कैपिटल को ना इंक्रीज किया हो, क्योंकि बोनस शेयर विदाउट कैश इशू किए जाते हैं, और वो जब इशू किए जाते हैं तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। तो उस कंडीशन में अगर ये इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बट अगर नॉर्मली शेयर इशू किए हैं या शेयर्स की पेमेंट की है तो उस कंडीशन में आप इशू करने पर पैसा आएगा प्लस करके चलेंगे, और पेमेंट करने पर पैसा जाएगा तो माइनस करके चलेंगे। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रिजर्व एंड सरप्लस में से अगर आप बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम, किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग यहां पर यूज करते हैं किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और अदर रिजर्व्स हैं, अदर रिजर्व्स अगर हमारे पास गिवन है तो उन अदर रिजर्व्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दौरान यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इनको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर? ये हुआ शेयर होल्डर फंड के बारे में। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास होता है बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को हम यहाँ पर शामिल करके चलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपके डिबेंचर्स है ना, बैंक लोन, मोर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, इन लोन्स के बारे में बात की जाती है। और जितने भी लोन होते हैं अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है, आप प्लस करेंगे। और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो आप माइनस करेंगे। और ये किससे संबंधित होते हैं? हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। नॉन कैश ट्रांसफर होता है एक प्रकार का, जिसके अंदर हम पैसा जो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट में से वो नॉन कैश होता है। और नॉन कैश होता है तो उस एक्टिविटी के को हम जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ इसको एडजस्ट करके चलते हैं। ये इंक्रीज होने पर हम इसके क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इंक्रीज होने पर माइनस करते हैं और डिक्रीज होने पर प्लस करते हैं। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। इंक्रीज होने पर जो है आप इसे प्लस करेंगे और डिक्रीज होने पर इसे माइनस कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा तो वो प्रॉफिट नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से कम हुआ तो आप प्रॉफिट को वापस से इसमें ऐड करके चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में हम बेसिकली शामिल करते हैं एस टोस को। एस टोस को, जिसमें से अगर पहले एस के बारे में बात करें तो ये बताता है हमें शॉर्ट टर्म
बोरोइंग्स के बारे में। किसके बारे में? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बारे में। अब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है जो पैसा आपने शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया है। तो शॉर्ट टर्म में बेसिकली बोरोइंग्स में हम दो चीजें हैं, एक तो अपना बैंक लोन, एक बैंक ओवरड्राफ्ट, और एक कैश क्रेडिट। ये तीन चीजें बेसिकली अगर इंक्रीज हो रही हैं तो आप प्लस करके चलेंगे, डिक्रीज हो रही हैं तो आप माइनस करके चलेंगे। कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको हम शामिल करके चलते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी इसमें आप लिख लें, ये शामिल करके चलते हैं, क्योंकि इनमें पैसा आएगा अगर ये बढ़ेंगे और पैसा जाएगा अगर ये घटेंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ट्रेड पेबल्स। टी का मतलब ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हम शामिल करते हैं किसको? क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल्स को। किसको? बिल्स पेबल्स। तो ये दोनों मेरी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। तो ये करंट लायबिलिटी बेसिकली यूज की जाएंगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें हमारा एक कॉलम होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएं और करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएं तो उस कंडीशन में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी तो हम प्लस करके चलते हैं, करंट एसेट घटेंगी बढ़े तो भी हम इनको प्लस करके चलते हैं। ठीक है ना। फिर है ओ। ओ का मतलब होता है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में जैसे हमारे पास होते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अनएक्रूड इनकम्स। अनएक्रूड इनकम्स ये क्या है? हमारे अदर करंट लायबिलिटीज है। इनको भी एज ए करंट लायबिलिटी मानते हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले कॉलम में हम यूज करते हैं। और इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज होते हैं। होप सो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर कहीं पर कोई बात समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लें और उस बात को क्लियर करें, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई तो इसके बारे में बताइए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर एस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जनरली या तो हमारे पास होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो कि डेटर्स पर बनाया जाता है, या फिर हमारे पास मिल जाता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर हमें मिल रहा है तो इसका यूटिलाइजेशन हम नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एन एडजस्टमेंट के तौर पर यूज करते हैं। और उस एडजस्टमेंट में अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करते हैं और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करके चलते हैं। ये सारी बातें हम फॉर्मेट के थ्रू समझेंगे, कैश फ्लो फॉर्मेट के थ्रू, कैश फ्लो स्टेटमेंट के। फिलहाल आप समझिए कि अगर बैलेंस शीट आपके सामने है तो उनमें से कौन सा एलिमेंट कैसे कैसे यूज होगा। ठीक है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डी पर। डी में हमारे पास आती है क्या? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स। अभी नॉन करंट एसेट्स में बेसिकली हम तीन हेडिंग लेकर चलते हैं। एक तो होती है हमारी क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एक होती है हमारी क्या? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एक होती है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं पी एंड एल। ये तीन हेडिंग हमें इसमें लेके चलनी है। हालांकि इसमें और भी हेडिंग्स होती हैं लेकिन ये तीन मेजरली आपको यूज करनी है। अब ये देखिए बेसिकली किससे रिलेटेड है? एसेट्स से रिलेटेड है। और एसेट्स का जो काम है बेसिकली नॉन करंट एसेट्स का, वो हम किस में करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इनमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स अगर बढ़ रही हैं तो आप माइनस करेंगे, घट रही हैं तो आप प्लस करेंगे। किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्योंकि बढ़ने पर मेरे पास से पैसा जाएगा, घटने पर मेरे पास पैसा आएगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म लोन्स अगर बढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपको माइनस करने हैं क्योंकि आउटफ्लो हो रहा होगा पैसा। और अगर घट रहे हैं तो मतलब आप रिकवरी कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं तो आप इसको प्लस करके चलेंगे। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी अगर बढ़ रहे हैं तो माइनस करेंगे, घट रहे हैं तो प्लस करेंगे। किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। एज वेल एज ये तीन एलिमेंट हम इस तरीके से यहाँ यूज करते हैं। और यहाँ पर
जब इन चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ हमें अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। कुछ हमें क्या करने पड़ते हैं, अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो अकाउंट जो मेंटेन करेंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारे एसेट्स अकाउंट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एसेट्स अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। उन एसेट्स अकाउंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग होती है बैलेंस शीट में, वो कौन सी होती है, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में टोटल सब हेडिंग्स होती हैं 6, जिनको हम CIT CSO इनसे याद करते हैं। जिसमें सी का मतलब क्या है हमारा, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ये हमारा एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे यूज किया जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे यूज किया जाएगा। तो इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिकली कहाँ यूज होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। जब हम A प्लस B प्लस C यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनसे जो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज कैलकुलेट करते हैं, तो उस दौरान ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लाइक ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट को इसमें ऐड करके चलेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आई स्टैंडिंग फॉर है हमारा इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो है वो क्या है, स्टॉक है, करंट एसेट्स है। और करंट एसेट्स है तो इसमें हमारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज करेंगे, किसमें, चेंज इन वर्किंग कैपिटल के कॉलम के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास सामने क्या क्या होता है, एक तो डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल ये भी मेरी करंट एसेट्स हैं। तो इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दौरान चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो कॉलम होता है उसमें हम इसको यूज करेंगे। ये बातें हम देखेंगे कहाँ पर यूज हो रही हैं, चिंता मत करिएगा आप। बस आप ये समझिए कि बैलेंस शीट का जो पोर्शन है वो उसका कौन सा एलिमेंट किस एक्टिविटी में आप यूज कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है आपको। फिर आगे चलते हैं। सी का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये बेसिकली सेम वे जैसे हम ये जो कैलकुलेट करते हैं A प्लस B प्लस C नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश में करंट इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। वैसे ही ये जो इसके अंदर अवेलेबल होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो इनको हम यहीं पर जाकर क्या कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। फिर हमारे पास है एस का मतलब है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में यदि ये इंक्रीज हो तो प्लस होंगे, डिक्रीज हो तो ये माइनस होंगे। किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये पैसा जनरली हमने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं ना कहीं। उसके बाद है हमारे पास ओ में हम शामिल करते हैं अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में लाइक आपके आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली ये हमारी एक तरीके से करंट एसेट्स ही होती हैं। इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज इन वर्किंग कैपिटल के दौरान यूज करेंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताई, ये आपको समझ में आनी जरूरी है। इसी के आधार पर हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। आइए मैं आपको ले चलता हूं उस टॉपिक पर जहां से हम इसके प्रोसेस को समझेंगे, फिर कैसे जो है हम इसको प्रिपेयर करके चलते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि व्हाट वुड बी द प्रोसीजर टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने उसमें बैलेंस शीट को जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। आइए इसके एक बार प्रोसेस को और समझ लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड for preparing a cash flow statement. This accounting standard has been made mandatory in respect of accounting periods commencing on or after 1st April 2001 for certain enterprises. और वो एंटरप्राइजेज कौन कौन से हैं जहां पर हम इसको एप्लीकेबल करते हैं, एंटरप्राइजेज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है। इन्वेंट्री एक्सचेंज का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेंट्री एक्सचेंज का मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। एंड एंटरप्राइजेज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ issuing equity and debt securities that will be listed on a recognized inventory exchange in India. तो जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और जो इक्विटी और डेट सिक्योरिटी
में डील करती हैं, उनके लिए ये AS3 फॉलो करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको ये फॉलो करना चाहिए। एंड ऑल द अदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स ₹50 करोड़, तो उनको भी ये जो है फॉलो करना कंपलसरी है, उनको भी इसे फॉलो करना पड़ेगा AS3 को, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, राइट। द कैश फ्लो, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको बनाने के लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं उनमें पहली टर्म है हमारी कैश की। कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। कैश इक्विवेलेंट में हम शामिल करते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in the value। यानी किसी प्रकार का कोई उसमें हम अगर रिस्क की बात करें कि भाई उनकी वैल्यू में कोई चेंज होगा, ऐसा कोई रिस्क हमें दिखाई देगा नहीं। लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जनरली दीज इन्वेस्टमेंट हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 months। तो आप कह सकते हैं जो 3 महीने या उससे पहले बिना किसी लॉस के कैश में कन्वर्ट हो जाएं, तो उनको भी आप किस में शामिल करके चलेंगे, कैश इक्विवेलेंट्स में शामिल करके चलेंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं कैश इक्विवेलेंट्स के, आपको ये ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हमारा एक MCQ क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि भाई शॉर्ट टर्म जो एग्जांपल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट है उनमें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी आती हैं। इनका दूसरा नाम है करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, मनी मार्केट फंड्स आते हैं, या इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर इफ रिडीमेबल विद इन 3 months प्रोवाइडेड दैट देर इज नो रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द कंपनी। इनमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर अगर है और वो बिना किसी दिक्कत के, प्रेफरेंस शेयर में क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलती है ना, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलती है। अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसको बिना किसी रिस्क के कैश में अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो इसको हम किस में शामिल करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल करते हैं। इस बात को आप यहाँ पर समझ कर चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपके सामने आ सकता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि जी प्रेफरेंस शेयर तो हम इशू करते हैं और पैसा हमें पेड करना पड़ता, नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको शामिल करके चलते हैं। तो ये MCQ क्वेश्चन हमारा यहाँ बन सकता है। और इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं तो उनमें अगर हम MCQ क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई AS3 रिवाइज किस पर्पज के लिए यूज होता है, या वाइसा वर्सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, कितनी एक्टिविटीज होती हैं ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या ये पूछ सकता है इनके एग्जाम्पल बताइए, या ये पूछ सकता है कि बताइए 4 एग्जाम्पल देकर बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किस एक्टिविटी का है और किस एक्टिविटी का नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली हमसे हम पूछ सकते हैं, बन सकते हैं, तो उन पर आपने ध्यान रखना है, फोकस करना है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार अच्छे तरीके से आपने अपनी बुक से भी रीड कर लेना, ठीक है। अब बुक चाहे जो मर्जी यूज करें, DK गोयल सर की यूज करें, सुभाष दे सर की यूज करें, किसी भी राइटर की बुक आप यूज करें, TS ग्रेवाल सर की यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं इसके ऊपर फोकस करना है और यही पॉइंट को आपने अपनी बुक से रीड आउट भी कर लेना है। सो कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट्स बिटवीन द आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखिएगा, जब कैश या कैश इक्विवेलेंट एलिमेंट की मूवमेंट्स देखते हैं तो उनमें कैश जो है फ्लो वो होता ही नहीं है, बिकॉज दिस कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट, क्योंकि कैश मैनेजमेंट के पार्ट माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है, जैसे मैं ये कहूं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये कैश मैनेजमेंट के पार्ट है, कैश भी और बैंक भी। तो इनसे ना तो कैश इनफ्लो होगा ना कैश आउटफ्लो होगा। इट ऑफन एंटरप्राइजेज रादर देन पार्ट ऑफ दिस ओपनिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं होते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाते हैं। तो होप सो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी। ये कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सम types of transactions which are considered movement between cash and cash equivalents are given below। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, सेल ऑफ कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटी लाइक सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल पेपर्स, या परचेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज लाइक परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल। इनसे ना तो कैश का इनफ्लो होता, ना तो कैश का इनफ्लो होता और ना कैश का आउटफ्लो होता, ना तो इनफ्लो होता ना आउटफ्लो होता, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए इनको हम
शामिल ही नहीं करते इनफ्लो और आउटफ्लो एक्टिविटी में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शामिल नहीं होते। इनका अलग से ट्रीटमेंट होता है और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। सो द above types of transactions are the part of cash and cash equivalents, so these are included in opening and closing cash and cash equivalent only. So these types of transactions not to be included in cash flow from different activities like operating, investing or financing activity. चलिए यहां पर नोट करिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट will be considered as financing activities as they are the short term borrowings. Henceforth, they will not be considered as cash and cash equivalents. ध्यान रखिएगा, इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं करना है। देखने पर आपको लगेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक का ही बैलेंस है, तो क्यों ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल कर लिया जाए। एक्चुअल में ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। और कैश क्रेडिट भी हम एक प्रकार से शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बने। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज अगर हम देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर that it reports inflows and outflows of cash by classifying them into three categories, namely operating, investing and financing activities. So classification of all activities into these three categories helps the users of cash flow statement to assess, समझने में या जानने में, एनालाइज करने में, द इफेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो इजीली जो एक इन्वेस्टर है, यूजर है, वो ये समझ पाता है इन तीनों एक्टिविटीज का कैश एंड कैश CCE पर क्या प्रभाव पड़ा। सच इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री एक्टिविटीज। जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी मदद करती है इन तीनों एक्टिविटीज से ये रिलेशनशिप समझने में भी किस तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज हुए हैं। तो दीज एक्टिविटीज आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। इन एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और इनके एग्जांपल्स को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसका ये एक फॉर्मेट बनेगा जिसमें हम पहली एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही दूसरा पार्ट बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं। तीनों एक्टिविटी जब हमारे पास आ जाती हैं तो इन तीनों को जोड़कर लिखते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल ऑफ द अबोव थ्री एक्टिविटीज, दैट इज A, B एंड C। ये बैलेंस प्लस में भी आ सकता है और ये बैलेंस माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। फिर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो साल के शुरुआत में, यानी आपको जो बैलेंस शीट गिवन होती है उस बैलेंस शीट के अंदर आपके पास 2 ईयर होते हैं गिवन, एक तो करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। और ये जो पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे किसके, करंट एसेट्स के। करंट एसेट्स में हम क्या शामिल करके चलते हैं, एक तो शामिल करके चलते हैं अपना करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा शामिल करके चलते हैं अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हमें गिवन होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस माना जाता है, जो क्लोजिंग करंट ईयर का बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस माना जाता है। तो इन ओपनिंग बैलेंसेस का जोड़ करके हम इसमें ऐड कर लेते हैं और जो ये लास्ट में आंसर बचता है दैट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट। इन दोनों का जोड़ क्लोजिंग बैलेंस वो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आएगा और ये जोड़ हम यहाँ प्लस कर देंगे इन A प्लस B प्लस C एक्टिविटी में। तो ओवरऑल हमारे पास ये पता लग जाएगा कि भाई हमारे पास नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हुआ वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक बात समझी, अगर आपके पास मान लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5 रुपए है, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6 रुपए है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 7 रुपए है, तो इन तीनों का जोड़ कितना हुआ, 7 6 13 5 18, 18 रुपए का टोटल आपके पास आया। और अगर ओपनिंग जो है वो 5 रुपए करंट इन्वेस्टमेंट है, 7 रुपए आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, टोटल 12 रुपए हम इसमें प्लस कर दें तो ये 30 रुपए हमारे पास यहाँ क्लोजिंग का टोटल होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को काफी हद तक ठीक बनाया है। बट डबल एंट्री सिस्टम में तो कहीं ना कहीं अगर कोई एरर होती है तो उसका ड्यूल एस्पेक्ट होने की वजह से प्रभाव नील हो जाता है और आखिरी में बैलेंस फिर भी मैच हो जाएगा। तो हम इसको कंक्रीट
या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कहते भी, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा भी ऐसे आने से ये बैलेंस हमारा मैच हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलें। नोट करें, द स्टूडेंट शुड इंश्योर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एज कैलकुलेटेड अबोव विल बी द सेम एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इससे जो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, ये जो हमने ऐड किया ना ओपनिंग, तो एट द एंड हमारे पास क्या बचा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो आया ये किससे मैच होना चाहिए, जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, आइए अब थोड़ा देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनमें क्या क्या एग्जाम्पल हम शामिल कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को एज पर AS3 हम शो करते हैं कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को जानने के लिए। तो उसमें पहली एक्टिविटी जो है हमारी वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किन किन एग्जांपल्स को आप शामिल करते हैं, कैश इनफ्लोज के लिए हम शामिल करते हैं जैसे कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, कैश इनफ्लोज बेसिकली ये हमारे शामिल इनफ्लोज इन द केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। ये हम थोड़ा सा एक बार रुक के करेंगे, पहले आप समझिए जो ये बात हमने की है, ये बात की है या तो ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड बात की है, ठीक है, या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड बात की है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग होती है। तो इनसे पैसा आएगा तो ये हमारे प्लस के एलिमेंट कहलाएंगे, और ये पैसा कैश परचेज करेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर करेंगे, ट्रेड पेबल करेंगे, या पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस सैलरी ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे, या पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये सब क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड है, इससे पैसा जाएगा तो ये हमारा माइनस होता है। और प्लस में से माइनस या माइनस में से प्लस घटाने के बाद जो बचता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाता है। इसमें कुछ और भी एडजस्टमेंट करके चलते हैं, वो डिटेल में हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एलिमेंट आपको दिए गए हैं, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, अब फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, जो फाइनेंस में डील करती है। अब फाइनेंस में जो डील करती है उनके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, लोन एडवांसेस रीपेड बाय द थर्ड पार्टी, है ना, या इंटरेस्ट पेड इन कैश, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी या लोन एडवांसेस टू द थर्ड पार्टी, ये सब क्या है, इनफ्लोज या आउटफ्लोज के पार्ट माने जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इनफ्लो के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनसे जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछता है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लोज अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जब हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे तो बच्चे उस फॉर्मेट को रट लेते हैं कि भाई डेप्रीशिएशन आएगा, इनफ्लोज आएंगे, तो या इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाए। एक्चुअल में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप शामिल करेंगे कैश इनफ्लोज, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ट्रेड पे रिसीवेबल एटसेट्रा, और ये पेमेंट में आप एग्जांपल देंगे, ठीक है ना। और फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो ये जो एग्जांपल हमने दिखे, इन एग्जांपल के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर बात करें तो इनफ्लोज में अगर हम शामिल करते तो क्या क्या शामिल करते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, या किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा लगाया है तो उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, है ना। और इधर अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल करके चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एग्जांपल देखे जाए तो कैश इनफ्लोज में यानी कि प्लस और माइनस के आइटम्स कहाँ कहाँ से आएंगे, यहाँ पर इशू ऑफ शेयर से कैश आया, इशू ऑफ डिवेंचर से कैश आया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स लेने से पैसा आया, या बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट में इंक्रीज हुए तो उसके कारण पैसा आया, या आउटफ्लो की बात करें तो हमने अपने ही शेयर मार्केट से परचेज कर लिए, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया, लोन्स की रीपेमेंट कर दी, इंटरिम डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर या प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर हमने पेड कर दिया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स आए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, या पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या डिक्रीज इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम शामिल करेंगे, या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इनकी अगर हम इनमें कमी आ जाए तो इनको हम किसमें शामिल करते हैं, आउटफ्लो में शामिल करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. It also included all those transactions which are not included
इन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें वो सारी बातें शामिल करके चलते हैं जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में शामिल नहीं होती हैं, जिनसे हमारा मेन रिवेन्यू क्या होता है, जनरेट होता है, उनको आप यहाँ शामिल करके चलेंगे। तो उनको अगर आप यहाँ शामिल करके चलेंगे तो उससे हमारा क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, अंडर दिस मेथड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्दर कैलकुलेशन। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अंडर द इनडायरेक्ट मेथड हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमें कैलकुलेट करना होता है और इसकी कैलकुलेशन ही हमारे लिए सबसे मेन है। अगर ये हमें आ जाता है तो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और स्टेप्स क्या हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर हम देखते हैं तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर चेक करिए नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में क्या जानकारी दी गई है। ठीक है, इफ नोट्स आर गिवन देन, अगर इनके बारे में अगर हमें नोट्स दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है एंड चेक द स्टेटमेंट, उसमें हम चेक करेंगे कि पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसको आप यहां लिख लीजिए, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंस गिवन है या नहीं है, इन पार्टिकुलर सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर गिवन है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। तो इफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंस यानी कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंस गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उसके डिफरेंस को लेकर स्टार्ट कर देना है। अदरवाइज अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस गिवन है तो आप पहले डिफरेंस किसका लेंगे, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो सरप्लस है उसका डिफरेंस लेकर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आइए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जांपल से कि कैसे इसको हम लेते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, व्हेन नोट नंबर अगेंस्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट गिवन। अगर नोट नंबर अगर हमें गिवन नहीं है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होगी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, 1.5 लाख। तो इसमें हम जो डिफरेंस लेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस लेंगे, जो कितना बनेगा 50,000, और इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैलेंस जो है रिजर्व एंड सरप्लस उसके आगे नोट नंबर दिया है तो क्या होगा, व्हेन नोट नंबर अगेंस्ट द रिजर्व एंड सरप्लस गिवन, ये गिवन किया है तो क्या होगा, तो उस तरह में आपको बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, है ना, ऐसे दिखाई देगा। और नोट नंबर में नीचे लिखा मिलेगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और जर्नल रिजर्व। ठीक है, मान लीजिए एक्स्ट्रा कोई आइटम मिल जाए, नोट नंबर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें शामिल होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, then take the difference, firstly difference between of the statement of P&L, जो surplus in statement of P&L है उसका आप क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, दैट इज 40,000, और फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स में आप ऐड कर देंगे 50,000। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके फॉर्मेट में, मैं आपको एक बार फॉर्मेट पे ले चलता हूं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के। देखिए ये हमारे पास ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमारे पास। इस फॉर्मेट में आप देखिए जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, आप इस पे लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि भाई आपके पास नेट प्रॉफिट के लिए रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेडिंग है उसमें से हम कुछ एलिमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, वो एलिमेंट ही हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे तो चेक द बैलेंस शीट फुट नोट। अब बैलेंस शीट का फुट नोट देखेंगे, फॉर द प्रपोज्ड डिविडेंड रिटर्न एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड एक्चुअल में क्या है, एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है एज पर AS4। ठीक है, AS4 के अकॉर्डिंग ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है
और अब ये चेंज होकर AS5 में कन्वर्ट हो गया है, तो AS5 के अकॉर्डिंग इसको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रपोज डिविडेंड जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, तो उसमें दो बैलेंसेज होंगे, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। तो हम ये मान के चलते हैं कि भी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हमने पेड कर दिया होगा, तो उसको यहाँ पर यूज करेंगे। करंट ईयर के डिविडेंड के साथ हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं कि आपको ऐसे मिलेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें आपको क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। नोट्स टू अकाउंट में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में आपको क्या गिवन होगा, ऐसे लिखा मिलेगा। कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज्ड डिविडेंड 1 लाख और 90,000, और रिजर्व एंड सरप्लस में जो नोट नंबर आपको दिया था उसमें आपको अगेंस्ट वही चीजें मिलेंगी, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड जनरल रिजर्व। तो अब अगर ये दो चीजें आपको मिल जाए तो आप कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम की तरफ बढ़ोगे। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड इज गिवन, देन टेक ओनली प्रीवियस ईयर बैलेंस एंड ऐड इट बैक इनटू द स्टेप नंबर 3। तो इसको आप स्टेप नंबर 3 में ऐड कर देंगे। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सरप्लस आपने कैलकुलेट किया था, सरप्लस आपने लिया था ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L का 40,000, फिर इसमें आपने ट्रांसफर टू रिजर्व आपने ऐड किए थे, तो उसमें आप ओनली प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर आपके पास कोई इंटरिम डिविडेंड की बात आए या आपके पास कोई फाइनल डिविडेंड की बात आए, तो वो भी जो पेड बेसिस पर आपका अमाउंट होगा उसको आप यहाँ पर ऐड करके चलेंगे। ठीक है ना। assumed it is paid in the current year for the previous year। हम किसको ऐड क्यों करते हैं, ये मानते हुए कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है प्रपोज्ड डिविडेंड का, वो करंट ईयर में पेड कर दिया गया होगा और इससे कैश का क्या हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, राइट। तो ये 90,000 यहाँ प्लस हो जाएंगे। एंड if in the additional information interim dividend paid is given, then it will be added in the step number 3। तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया इस बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, इफ contingent liability for proposed dividend is not given, then check the notes to account for provision for taxation। अगर मान लीजिए गिवन नहीं है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पर चलेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि ये गिवन है या नहीं है। और इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे इफ इट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन, देन टेक द करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ऐड बैक टू स्टेप नंबर 3। तो इसको आप स्टेप नंबर 3 में ऐड कर देंगे। करंट ईयर का प्रोविजन बैलेंस दे रखा होगा, उसको स्टेप नंबर 3 में क्या कर देंगे, आप प्लस करके चलेंगे। कौन सा, करंट ईयर का, क्योंकि वो प्रोविजन फॉर द करंट ईयर हमने बनाया होगा। नोट प्रोविजन मेड फॉर द टैक्स इन करंट ईयर इज अ नॉन कैश ट्रांसफर, दैट इज व्हाई वी हैव एडेड इट बैक एंड इट विल बी पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि करंट ईयर में बनाया है तो नॉन कैश ट्रांसफर है और ये जो है अगले साल में पेड किया जाएगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या करके चलते हैं, प्लस करके चलते हैं। समटाइम्स नोट नंबर अगेंस्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ इट टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड विल बी प्रोवाइडेड इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा तो इफ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ओनली गिवन, देन एड इट इन द स्टेप नंबर 3। And if tax paid is only given, then assumed it is provision for tax made and paid both and added in the step number 3। provision for tax made के नाम से ऐड कर देंगे, पेड का कैलकुलेशन हम अलग एंड पर जाकर करेंगे। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होगी तो उसमें हम एट द एंड टैक्स पेड को लेस करके चलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, इफ बोथ आर गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड टैक्स पेड, then subtract while the calculating cash flow from operating activity at the end। अगर दोनों गिवन है तो आपको प्रोविजन फॉर मेड तो ऐड करना है और प्रोविजन फॉर टैक्स है लेस करना है। if provision for tax is given in the balance sheet and tax paid is given in the additional information, then we have to prepare provision for taxation account। तो इसका मतलब क्या है, अगर एग्जांपल देखते हैं, बैलेंस शीट में अगर हमें मान लीजिए गिवन है, बैलेंस शीट में मैं इसको थोड़ा बना के दिखाता हूं आपको कि बैलेंस शीट आपको ऐसे गिवन होती है। तो उस बैलेंस शीट में आपके पास क्या होता है कि 2 ईयर के बैलेंस शीट होते हैं, एक तो करंट ईयर के और एक प्रीवियस ईयर के। और ये जो आता है वो किस में आता है, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के दौरान। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में यहाँ पर अमाउंट होती है और एक ये नोट नंबर अगर मान लो यहाँ गिवन है और उस नोट नंबर में स्पष्ट लिखा है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट है। और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन हो या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड की इंफॉर्मेशन हो,
या टैक्स प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन हो, तो उस कंडीशन में मेरे पास तीन डाटा हो गए, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का, और एक टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट जो बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंसेज हमारे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से लिखे जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट। और क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट। एंड उसके बाद क्या होगा कि जो पेमेंट अगर दे रखी होगी तो टू बैंक लिख देंगे यहाँ पर, टैक्स पेड गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर ये गिवन नहीं है तो हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया होगा, और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम यहाँ मेंटेन करके चलेंगे और उसको यहाँ पर शो कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये जो एलिमेंट होता है वो तो हमारा स्टेप नंबर 3 में ऐड होता है, और ये जो एलिमेंट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। तो इन दो फिगर को निकालने के लिए हम ये बनाकर चलते हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। मान लीजिए जो जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की उनको सबको मैं इंक्लूड करके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बैलेंस शीट मुझे दी गई है, शेयर होल्डर फंड दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है नोट नंबर के साथ, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिए हैं नोट नंबर के साथ, ये 2 लाख, ये 1.5 लाख, 70,000, 60,000। नोट्स टू अकाउंट में भी हमें कुछ दिया है, जैसे प्रपोज डिविडेंड, करंट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। रिजर्व एंड सरप्लस में दिया है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जर्नल रिजर्व। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमें दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इस तरीके का ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो अगर हमें इनसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने नोट गिवन करी है। हम एक क्वेश्चन करेंगे जब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन होगी। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वी हैव, अगर है कहता इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट टैक्स, तो हमें क्या बनाना पड़ता, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ता, टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता। लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट अब यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अगर गिवन हो तो उसका डिफरेंस आप लिखेंगे, फिर जो रिजर्व में ट्रांसफर हुए हैं उसको आप लिखेंगे, ये स्टेप हम पहले समझ चुके हैं। फिर हमने प्रपोज डिविडेंड में केवल बात की थी कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ओनली ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस, उसको आप यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि वो हमने करंट ईयर में पेड कर दिया होगा। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर जो गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, उसको हम यहाँ ऐड करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 2,10,000। और अगर किसी प्रकार का टैक्स रिफंड जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के तौर पे ट्रीट किया जाता है, अगर है तो उसे माइनस करेंगे, नहीं है तो ये हमारा बन जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, नोट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन है तो हम क्या करेंगे, अगर ये गिवन है तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको गिवन हो तो आपको ऐड करना है उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपने डेबिट किए हैं। That is, a company reported as a huge loss from natural disaster or loss from an unusual or infrequent act of God like बाढ़, भूकंप आ जाए, calamity और in its income from the operations। तो अगर आपने ये माइनस किए हैं, डेबिटेड किए हैं, तो इनको आप ऐड करके चलेंगे और लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, or if any company reported gain from unusual or infrequent act of God calamity in the income from operations। जैसे कि कोई क्लेम हमें मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम, तो उसको हम यहाँ पर लेस करके चलेंगे। एंड डू अपोजिट इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, है ना। फ्रॉम द अबव स्टेप्स वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर द गिवन फॉर्मेट। तो अब तक जो बातें हमने पढ़ी उसमें हमने कैलकुलेट करना सीखा कि कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते, तो उसका पूरा फॉर्मेट क्या होगा उस फॉर्मेट पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो उस फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको जनरली गिवन होता है। जो डिफरेंस होता है किसका, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नॉट गिवन इन द सेपरेट इन बैलेंस शीट। तो ये हमें सब स्टेप नंबर 1 जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसके आधार पर इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है, और वो आफ्टर टैक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसको हम यहाँ कैलकुलेट करके लिख लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई रिजर्व में ट्रांसफर है, कोई प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, कोई इंटरिम डिविडेंड पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर मेड किया है,
करंट ईयर के लिए, तो वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं, तो उनको भी यहाँ प्लस करके चलेंगे। और ये टोटल जो आएगा उनमें से हम लेस करेंगे टैक्स रिफंड इफ एनी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि क्रेडिटेड हुए हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, तो उनको माइनस कर देंगे। तो जो बैलेंस नेट बचेगा दैट इज टू बी नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये माइनस में आएगा तो माइनस में लिख लेंगे, और प्लस में आएगा तो प्लस में, और ब्रैकेट में अगर है तो माइनस मान के इसको चलिएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूं, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहाँ पर करके देखिएगा। जहां हम अपनी क्लास को आज वाइंड अप करेंगे, इतना ही केवल। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको इस सीट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे से ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को करके देखिएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाकर आपको दिए हैं, फ्रेम करके दिए हैं, इनके आधार पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके देखने हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 4 क्वेश्चन टोटल हमारे पास हैं। चारों क्वेश्चन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो वर्किंग नोट में जैसे भाई अकाउंट बनाना पड़े तो कैसे बनेगा। अब इनके ऊपर हमारी जो इन चारों को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो, कैसे इसको हमें याद कर सकते हैं, कैसे इसको हमें बनाना है, इसके बारे में भी हमारी बातें रहेंगी। ठीक है, और ये कंप्लीट फॉर्मेट हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो होप सो कि आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट और जो मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट समझाने की कोशिश की है वो काफी हद तक समझ में भी आया होगा। देखिए, ये बैलेंस शीट थी हमारी पार्ट 1 की। इस पूरी बैलेंस शीट में मैंने आपको ये समझाया था कि भाई कैसे कैसे किस किस हेड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, और ये इसका एक वर्किंग नोट मैंने यहाँ नीचे बनाया था। तो हमारा जो कल की क्लास होगी वो किस पर रहेगी, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। और जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिए हैं, इनको हम सोल्व करके देखेंगे कि हमारे क्या आंसर आ रहे हैं। आप वहां पर इन आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए, और जितना ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा मैं इंथुजियास्टिक मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरह की क्लासेस लेकर आता हूँ। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9671925624। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।